चले सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है। इसका सी पार्ट रह गया था, स्टार्ट कर लें जरा। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत है। जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है, लिखनी है फिर देखो अपना आंसर निकालना जरा फिर लिखो। जी सर जी, ओपनिंग क्या चाहिए? ओपनिंग किस चीज का ओपनिंग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 34842 प्लस क्या करना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आई थी? 270969 माइनस हो जाएगी इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स की मांग 32956 आंसर आ जाएगा 272855। ठीक है नहीं फिर सब? यस सर। कंफ्यूजन नहीं कल से रिलेटेड तो क्वेश्चन हो किसी का? एक नजर देखने कल क्या पढ़ा, वैसे तो मतलब स्टेटमेंट ही बनाई है। देखना कोई क्वेश्चन अगर है तो। ये अनाउंसमेंट्स आपका कोई क्वेश्चन नहीं? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड पेज में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। NKL Enterprises ये अनाउंसमेंट्स रेडी है प्लीज? हाँ जी प्लीज इकट्ठे हो जाएगा यहाँ पे। NKL Enterprises produces a single product प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट का मतलब बना रही है कंपनी या खरीद रही है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ है, ट्रेडिंग हुआ, प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग। On 31st July 2008, finished goods stock consisted of 4,000 units valued at rupees 220 per unit, and stock of raw material was worth 5,40,000. For the month of August, the books of account shows the following information. और रिक्वायरमेंट अभी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जो बनाई थी कल, उसको ज़हन में रखते हुए नीचे टेबल पढ़िएगा और उसमें से डिसीजन लीजिएगा कि उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चीजें आनी है नहीं। ये रॉ मटेरियल परचेजेस, डायरेक्ट लेबर, सेलिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक्सपेंस ही है लेकिन इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में है, याद है? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ने आफ्टर कैलकुलेटिंग लॉस प्रॉफिट अलग से प्रेजेंट होना। तो सेलिंग कॉस्ट एक्सपेंस तो है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से रेलेवेंट नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंस है। क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आना सर इसमें? प्लीज सर जी ना करें ऐसे। फैक्ट्री ओवरहेड ज़हन में लाएं, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है? फैक्ट्री से रिलेटेड एसेट्स की डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है? आना ही नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा एक वर्ड यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की
कॉस्ट की एक एग्जांपल लिख रहा था, शायद कल बात भी हो रही थी। कैरेज आउटवर्ड्स, एक होती है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है फिर गुड्स मैन्युफैक्चर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। कैरेज आउटवर्ड्स कल क्या बताया था? नहीं, कैरेज आउटवर्ड्स क्या चीज है? अगर चीजें बनानी है उनको बेचने का खर्चा। आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा कि ये जो ब्रेड मेकिंग कंपनीज है, उनकी वो जो व्हीकल्स शॉपकीपर्स को डबल रोटी सप्लाई कर रही होती हैं, तो वो जो व्हीकल्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है किसकी है? वो कैरेज आउटवर्ड्स है, वो सेलिंग का खर्चा। कभी कभी ये बड़ी इकट्ठा भी होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर अलग भी लिखा हो तो उसी का पार्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस ही का पार्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि कैरेज आउटवर्ड कैन बी एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इट इज पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। मतलब वहीं जिस यहाँ सेलिंग कॉस्ट आनी है वहीं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आएगी। तो समझ आ रही है मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक्सपेंस ही है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अलग से सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ या उससे नीचे कटिंग अलग बन सकती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्लियर? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी कहाँ आएगी? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, कुछ और एक्सपेंसेस हैं, उनकी नेचर ऐसा नहीं बताएगी। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। ठीक है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ऐसा ही। आखिरी दो जरा ध्यान से देखिए। अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, पहले तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट का मीनिंग है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी। अब अगर तो बेटा इस तरह लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर तो क्लियर हो जाता है कि ये फैक्ट्री के अकाउंटेंट से सैलरी है। अब अकाउंटेंट्स होते हैं फैक्ट्री में भी होते हैं फैक्ट्री के अकाउंटिंग के लिए, और हेड ऑफिस में भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटिंग के लिए। तो अगर तो फैक्ट्री लिखा होता फिर तो ये क्लियर हो जाता कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिगर आनी है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा होता तो दोबारा देखें, अदर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट, तब भी ये क्लियर हो जाता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट ना बनता। लेकिन यहाँ मसला क्या है कि ना ये मेंशन है कि ये फैक्ट्री का खर्चा है, ना ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। देयरफॉर जरा काइंडली जहाँ थर्ड पेज पे क्वेश्चन एंड और वहाँ एक छोटा सा नोट पढ़, अगर क्वेश्चन में बताया गया हो कि फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग कॉस्ट है या हेड ऑफिस से रिलेटेड, फिर तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम नॉर्मली ये अज्यूम करेंगे कि अकाउंटेंट्स जो हैं वो हेड ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लाइन, पढ़ लिया, अप्लाई करें जरा, बताएं फिर अदर अकाउंटिंग कॉस्ट का क्या क्या है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी पड़ी तो फिर उसमें एडमिन एक्सपेंसेस पे प्लस करें। ठीक है, अगर मेंशन होता फैक्ट्री वर्ड तो फिर हम यकीनन फैक्ट्री वर्ड्स में लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम इट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो फिर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलग से प्रॉफिट लॉस में। सब क्लियर है प्लीज? लास्ट आप पढ़ के वाइंड अप करते हैं। अब क्या मीनिंग होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगी फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। लेकिन अगर ये वर्ड इसका हो जाए अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, असल में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उन्हें एक्यूमुलेट करना। तो अगर एज इट इज वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ओके प्लीज एक नजर देख लें, उससे दोबारा लिस्ट पढ़ना। चार चीजें मैंने ऐसे स्पेसिफाई की हैं, एक सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और आखिरी दो जिन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में नहीं आना, लेकिन आप देख लें कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हो गया प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आगे आ जाए जी, आगे जगह खाली क्या हो गया? अदर इंफॉर्मेशन आर as under number 1, 8,000 units of finished goods were produced during the August 2008। क्या है ये? नहीं पता, वर्क इन प्रोसेस तो नहीं।
8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। क्या ये यूनिट्स बन गए हैं सर? प्रोडक्शन है, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन। नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। Next line, the value of raw material on 31st August 2008 amounting rupees 6 lakh। एक सेकंड पीछे पेज पे रहेगा, लग रहा है कि कोई अगस्त के महीने की इंफॉर्मेशन ऐसा है। सेकंड लाइन में भी अगस्त का डाटा था, और जो फर्स्ट लाइन है उसमें फिर 31 जुलाई एक स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन थी। तो अगर जून, अगर सॉरी अगस्त के मंथ के एंगल से देखें तो अगस्त के जो स्टार्ट पे स्टॉक होगा वो फिर ओपनिंग कहलाएगा, और जो अगस्त के एंड पे स्टॉक होगा वो फिर क्लोजिंग है। तो 31 जुलाई का जो स्टॉक है जुलाई का क्लोजिंग होगा, जो फिर अगस्त में हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा। और अगर अगस्त के एंड पे स्टॉक्स दिए हुए हैं बाजू नेक्स्ट पेज पे, जिस तरह पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 अगस्त, क्या चीज अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन। समझ आ गया प्लीज? मंथ के एंगल से, अगस्त के मंथ के एंगल से 1 अगस्त के स्टॉक्स ओपनिंग हो जाएंगे, और मंथ एंड के जो स्टॉक्स हैं वो क्लोजिंग कंसिडर होंगे। नंबर 3, there was no work in process at the start of the month. However, on 31st August, the value of the work in progress is approximately 2 lakh. Opening 0 है, means last month के end पे goods नहीं बन रही थी, लेकिन अगस्त के end पे कुछ goods बन रही हैं, उनकी वैल्यू इसने बताई हुई है। 2,50,000 is closing work in process. Okay, please? ये वर्क इन प्रोसेस आते हैं स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में आते हैं सर। कैसे आते हैं? लास्ट में कैसे आते हैं? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस होता है। लास्ट सेंटेंस नंबर 4, 5,000 units of finished goods were available in stock on 31st August 2008। फिनिश गुड्स के स्टॉक की क्वांटिटी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी अवेलेबल है, ऐसे ही। तो कितने यूनिट्स बच गए हैं? 5,000। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है? इधर रिक्वायरमेंट पढ़ा, compute the value of closing stock of finished goods as on 31st August 2008 based on weighted average cost method and FIFO। FIFO weighted average में अभी रिवाइज करवाता हूँ, वर्ड सुने कभी, लेकिन पहले फर्स्ट लाइन रिक्वायरमेंट की देख के क्या इन्हीं 5,000 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हो रही है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 31st अगस्त। तो 5,000 यूनिट्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस किस मेथड से। तो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड पहले जरा FIFO weighted average रिवाइज कर लें, रजिस्टर कर लें। हेडिंग लिखे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जस्ट एक अभी नहीं करना। जी सर, करनी हेडिंग लिख, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बेटा अगर अपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फिर दो मेथड्स अलाउड है। वन इज कॉल्ड एज FIFO and second one is called as weighted average। FIFO stands for first in first out। लिखना थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूलाज यूज किए जाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट and number 2 weighted average।
पहले जरा 5-4 रिवाइज कर लो। आप लोगों ने जब पहले अगर ये अप्लाई किया होगा तो आपने ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से अप्लाई किया होगा। तो एक सेकंड पहले बोर्ड पे देखें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ जरा समझ लीजिए। 5-4 अगर ट्रेडिंग बिजनेस में अप्लाई करें तो 5-4 मेथड का मतलब ये होता है कि जो चीजें पहले परचेज हुई थी वही पहले सेल हुई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द आइटम्स परचेज फर्स्ट आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। लेकिन अगर यही फॉर्मूला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अप्लाई किया जाए तो अब चीजें खरीद के नहीं बेचनी, हमने बना के बेचनी है। तो वर्ड्स हो जाएंगे आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। तो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से क्या सेंटेंस बोला मैंने in this method it is assumed items purchased first are assumed to be sold first. और यही सेंटेंस अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से हो जाए तो अब चीजें खरीद के बेचने की बजाय बना के अगर बेची जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आइटम्स बनाए सेंटेंस में आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर assumed to be sold first। लिखे बाकी सारे इसी तरह चेक कर लो, चल रहा है बाकी सारे चला दो इसको। क्या क्या बोला भी नहीं मेरा, ये चल रहा है। ये बाकी चेक कर रहे हैं, मतलब बीच में शायद नहीं चल रहा। जी अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस अगर ये अज्यूम कर दिया जाए कि जो चीजें खरीदी हैं या बनाई हैं वो पहले सेल हो गई हैं। अगर चीजें जब पहले खरीदी थी या पहले बनाई थी वो सेल हो गई तो फिर स्टॉक कहाँ से बचा? अगर फर्स्ट आइटम जब परचेज या प्रोड्यूस हुई थी वो सेल हो गई तो साल के एंड में स्टॉक है वो कहाँ से बचा होगा? अर्लीस्ट परचेजेस या प्रोडक्शन में से या एंड वाली परचेजेस प्रोडक्शन में से। अगर शुरू वाली चीजें बिक गई तो फिर स्टॉक एंड वाली परचेजेस से, या अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एंड वाली प्रोडक्शन से बचा होगा। तो अगर हमें ये आइडिया हो जाए फाइफो में कि कौन सी चीजें सेल हो गई हैं तो देन फिर जो अनसोल्ड गुड्स होंगी वो हमारे स्टॉक में होंगी और उनकी अगर हम कॉस्ट इकट्ठी कर लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये मेथड है किस चीज के लिए, जरा दोबारा अपनी हेडिंग देखो। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए एक पहला मेथड कौन सा हो गया फाइफो, बाकी भी इसे इंशाल्लाह क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज, इसे एवरेज भी बोल लेते हैं, समटाइम्स एवरेज वर्ड भी होता है उसका, एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। आज नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब बस इसकी भी पहले हेडिंग लिख लीजिएगा। अपने ट्रेडिंग बिजनेस में पहले इसको कुछ सुना होगा वो मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ, फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग में आप चेंज करवाइएगा। ये बस हेडिंग लिखना है बस ऊपर। वेटेड एवरेज मेथड में सबसे पहले रेट निकाला जाता है, आ जाएगा कुछ ध्यान में। सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड में एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होता है जिसका ट्रेडिंग बिजनेस में फॉर्मूला होता है
ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेते हैं आप, आता है क्वेश्चन में। फिर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट में क्या ऐड होता है सर? परचेजेस की अमाउंट ऐड होती है, और फिर डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी। जो अमाउंट्स आप ले रहे हैं सिंपली उनकी क्वांटिटी या उनके यूनिट्स कह रहे हैं उससे डिवाइड करना होता है। सिमिलरली परचेज क्वांटिटी। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वेटेड एवरेज? कैलकुलेशन ऑफ रेट। और ट्रेडिंग बिजनेस में रेट कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अमाउंट ले लेंगे आप, और डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और परचेजेस की क्वांटिटी। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक रेट पर यूनिट। फिर उस रेट पर यूनिट का क्या करेंगे? अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से इसी रेट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। देखिए, तो पहले रेट आ जाएगा, उस रेट का फिर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। लिख ले सर जी, लिख ले। पेन नहीं? पेन चाहिए? अच्छा बैग चाहिए, लेकिन बैग कहाँ बैग? इधर क्या है कहीं? ये दे दें जरा बैग। कौन सा? जी सर। ओपनिंग स्टॉक की भी अमाउंट लेंगे और परचेजेस की अमाउंट लेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे। और नीचे ओपनिंग स्टॉक की भी क्वांटिटी ले लेंगे और परचेजेस की भी क्वांटिटी ले लेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे। और प्लस करके अमाउंट्स को और प्लस करके यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे आपस में। इंशाल्लाह एक रेट बेटा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेट? इस रेट का क्या करेंगे फिर? यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यही फॉर्मूला अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ये बिल्कुल सही है। लिखने से पहले ऐसा करें जरा, ये ट्रेडिंग बिजनेस वाले फॉर्मूले को जरा चेंज करके सोचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वंस अगेन रेट पर यूनिट कैलकुलेट होगा, लेकिन कोई वर्ड्स में डिफरेंस आना चाहिए। ये बातें होगी नहीं अभी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट ले लेंगे, ऐसे ही सर? ऐसे ही सर। प्लस क्या कर देंगे? परचेजेस की जगह, नहीं परचेजेस की जगह सही वर्ड ज़हन में लाए, आज ही अभी भी किया हमने। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। परचेजेस अमाउंट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट लेंगे। बेस में कैसे डिवाइड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी लेंगे और प्लस क्या करेंगे? परचेज की जगह वर्ड बदलना, प्रोडक्शन के यूनिट्स लेंगे या मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स लेंगे। जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर की होंगे वो बेस पे लेंगे। दोबारा बोल दें जरा पूरा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लेंगे, प्लस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी, और प्लस कर देंगे प्रोडक्शन यूनिट्स की क्वांटिटी जो भी होगी। ठीक है, वहां से भी एक रेट आ जाएगा। और फिर अगर उस रेट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स की कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है। तो वर्ड सिर्फ चेंज होने लिख लें। रेट पर यूनिट विल बी इक्वल टू opening stock of finished goods amount plus cost of goods manufactured। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी मींस एंड प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स की क्वांटिटी।
यूनिट्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स करें या प्रोडक्शन यूनिट्स करें, जो यूनिट्स बनाए होंगे उसकी क्वांटिटी करें। ये प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और फाइनली फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। तो डिफरेंस सिर्फ किस वजह से आ रहा है कि हम गुड्स को परचेज करके बेचने की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयरफॉर वर्ड चेंज हो। अब आए जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें, बताएं सही समझ आता है रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं समझ आती है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नोट कर ली? आप लोगों ने लिखी है? फार्मूला तो नहीं लिखा कोई? सही फार्मूला तो नहीं लिख रहा कोई? क्या हो गया इतना स्लो है? रिक्वायरमेंट देखें, क्लियर होगी सर? क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस और किस मेथड से? इट मींस हमें लगा तो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। पहले हम एक वेटेड एवरेज से वर्किंग करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसी डेटा को फाइफो की बेस पे अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। करना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस और किस मेथड से? वेटेड एवरेज एंड फाइफो। आइए दोबारा रजिस्टर की तरफ आंसर सॉल्व करें। तो पार्टिसिपेट करें। सची क्या हो गया, नींद आ रही लगता है? चला दे यार, हाँ? वो खुदा का नाम नहीं है, तो चला दे, ऐसे चला दे यार। बिजनेस नेम अगर अवेलेबल हो तो प्लीज लिखें। स्टार्ट करें, क्वेश्चन अभी चल जाएगा। बिजनेस नेम फर्स्ट टाइम में ढूंढे, एनकेल एंटरप्राइजेस। मिल गया? आवाज आनी चाहिए सर जी, पार्टिसिपेट करें। क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस? एनकेल एंटरप्राइजेस। क्या करना है? रिक्वायरमेंट 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 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पहले किस मेथड से करें? वेटेड एवरेज से जो लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड बाय यूजिंग रिक्वायरमेंट एक वेटेड एवरेज मेथड। एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज पॉज पे कंसंट्रेशन सुनो। अब वेटेड एवरेज मेथड से अगर वर्किंग करनी है तो सबसे पहले जहन में ये आना चाहिए कि हमें रेट पर यूनिट कैलकुलेट करना। रेट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है या ट्रेडिंग लग रहा है? फार्मूला लिखा है, एक दोबारा लिखना तक याद हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लेंगे, जल्दी से लिखें। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की ढूंढनी है, और डिवाइडेड बाय अमाउंट्स के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी ढूंढेंगे।
उसमें फिर प्लस करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स, तो वेटेड एवरेज की एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें रेट पर यूनिट की वर्किंग करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ में चले जाएं, आप जो जो अवेलेबल है पहले वो ढूंढना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए, कहीं डाटा है, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। नहीं बेटा 5,40,000 क्या चीज है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, हमें किसकी चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की डेट से समझ आ रही है, डेट जो देख रहे हैं अगस्त का महीना है, तो 31 जुलाई बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 अगस्त। तो कितने यूनिट्स दिए हमें? 4,000 यूनिट्स है और एक यूनिट की वैल्यू बेटा 220 रुपीज दी हुई है। तो कैलकुलेटर उठाएंगे, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 220, क्या चीज आ सकती है प्लीज, क्या चीज आ सकती है, क्या चीज आ गई, क्या चीज आ गई? 8,80,000 इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट। आए फॉर्मूला में प्लेस कर, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 220। आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा, मैंने जैसा आपके सामने वर्किंग इसलिए लिखी है कि आपको जरा फिगर्स नजर आ जाए। 8,80,000 बनता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 220 रुपीज पर यूनिट। ओके सर, देन ये जो 4,000 यूनिट्स हैं, क्या इस फॉर्मूले में बेस में भी आना है? वही ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है और डिवाइड बाय फिर नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ गए। आगे चलें, फॉर्मूला देखें और फिगर्स ढूंढें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसकी बेटा स्टेटमेंट बनेगी। तो उसको एक सेकंड के लिए छोड़े, जरा जो फॉर्मूले के बेस में लिखा हुआ है प्रोडक्शन यूनिट्स ढूंढेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 पढ़े, यूनिट्स प्रोड्यूस का हमें पता चल गया है, 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, बस क्या चीज रह गई है? हमें इन्हीं 8,000 यूनिट्स की अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करनी है। तो बेस में 8,000 यूनिट्स क्वेश्चन में अवेलेबल है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन अमाउंट अभी चाहिए। तो इसके साथ कोई वर्किंग 1 का एक रेफरेंस लिखना है, एक छोटी सी वर्किंग बनाना है जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। फिगर्स मिल गई जो मैंने लिखी? एनी कंफ्यूजन? अब इस फार्मूले की जहाँ वर्किंग हो रही है इसके नीचे 5-6 लाइनें छोड़ दें और वर्किंग नंबर 1 के लिए स्पेस तरह क्रिएट करें। बस 5-6 लाइनें सफिशिएंट होंगी, नीचे बस रेट के बाद मल्टीप्लाई करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, खुद से बनाएंगे तो डेटा अवेलेबल है, याद है फॉर्मेट? चलिए आप लोग शुरू करें, मैं फिर 5 मिनट बाद बनाऊँ। ऑनलाइन स्पोर्ट्स आप भी बड़ा बनाएंगे, आपके सामने मैं फिगर्स सारी पूरी कर देता हूँ। प्लीज ऑनलाइन स्पोर्ट्स वर्किंग कर रहे हैं? फाइनल आंसर आप लोगों ने बताना बस। अपनी अपनी स्टेटमेंट बनाइए प्लीज, फिगर्स अवेलेबल है सारी आपके पास। प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, सेकंड पेज नोट्स नहीं, ये जरा है नहीं नोट्स का सेट।
अपनी अपनी काइंडली वर्किंग करें, गलती से ना घबराया करें, मिस्टेक्स होंगी तभी सीखेंगे। कोई इशू नहीं, कोई गलती होगी तो ठीक हो जाएगी, मिल जाएगा। अपना अपना करें। और किसी को चाहिए, और किसी को चाहिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली वर्किंग अगर कर रहे हैं तो आंसर्स भेजें, फाइनल आंसर भेजना आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। क्या आंसर है? ठीक है ठीक है, 1674600 अगर आगे तो ठीक है, लेकिन जस्ट मिनट जरा बाकी भी कर। ये ठीक है, तो ये बाकी भी बेटा। प्रैक्टिस से सर जी, छोटी छोटी चीजें सही क्लियर करेंगे तो आगे चल सकेंगे। क्या आंसर है? क्या वही है यार, कमाल होगी, वही है। जज़ाकल्लाह।
आंसर बेटा ढूंढने को रहने दें, आंसर में लिख देता हूँ भाईजान, फिगर बता दें, तो गलती है तो ठीक कर लेते हैं। आंसर ढूंढना शुरू हो गया, आंसर का कोई मसला नहीं, आगे कंप्लीट करो अपनी तरफ से, गलत हो जाएगा तो ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आगे फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने आंसर क्यों नहीं भेज रहे, वो स्लो जा रहा है। क्वेश्चन का डेटा तो नहीं को देख रहा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, के सामने जो क्वेश्चन खुला हुआ है इसमें से डेटा तो नहीं आपको देख रहा, जहाँ से डेटा सिलेक्ट कर लिया जो लेना था, मैंने जरा आंसर लिखना है इसलिए पूछा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बता दो, फिगर्स ले ली, तो अगर फिगर्स लिख रहा है देख के भी लिख तो बता दो। प्लीज बेटा जी मैं कर लिया, एक मिनट जरा बाकी को भी करने दे, प्लीज प्लीज खामोशी, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। निकालिए जरा मेरे स्टेट फिगर्स लिखवाइएगा जो लिखी, सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल की होगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,40,000, plus purchases of raw material 8,45,000 minus closing stock of raw material 6 lakh, raw material consumed आ जाएगा 7,85,000, just a minute, रॉ मटेरियल कंज्यूम तक ठीक है जी सबका। देन इसमें बेटा ऐड होना है डायरेक्ट लेबर की फिगर में, डायरेक्ट लेबर 7,35,000, यहां तक दोनों का प्लस कर लेंगे तो आंसर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट 1520,000। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है, फैक्ट्री एवरेज। अब फैक्ट्री एवरेज की लिस्ट बनवा दे जरा क्वेश्चन में से देखते, डेप्रिसिएशन फाइल करने से डेप्रिसिएशन आती है फैक्ट्री एवरेज में, लेकिन फैक्ट्री एसेट्स की आएगी, फैक्ट्री एसेट्स प्लांट और मशीनरी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हो तो फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, अमाउंट इज 80,000 जी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आनी है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 47,600। नेक्स्ट वन indirect labor 1,40,000, sorry 1,48,000, indirect material is 45,000, other production overheads are 84,000, other accounting cost क्यों मिली, मतलब क्यों नहीं ली, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो देयरफॉर इट इज अज्यूम कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, और लास्ट वन अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से वैसे ही बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है। अब क्लियर है, जो चार चीजें हम नहीं ले रहे,
दो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और आखिरी जो दो हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है उसे कंसिडर करना है जो फैक्ट्री में करोगे। ओके प्लीज, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल लिखवा दो। देखो लास्ट लाइन में से भाई जो बैठे हैं कर लिया 404,600 is the cost of factory overheads। नेक्स्ट क्या करूं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आती है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट इज 152,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को सम करके आंसर आएगा 1924,600। ठीक है, देन फिर इसे कंप्लीट करने के लिए वर्क इन प्रोसेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो 0 है और डेफिनेटली फिर ना भी लिखे तो खैर है, मैं जरा लिख के डैश लगा रहा हूँ, होता नहीं है नहीं, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर है नहीं जिसका मतलब सारी गुड्स जो पिछले पीरियड में बन रही थी वो कंप्लीट हो गई होंगी, लेकिन हमारे वाले पीरियड के एंड पे अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो 2,50,000 की फिगर है उसका क्या करें, उसको माइनस करें ताकि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो जाए। ये सब लोगों का ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? चलो बेटा इस फिगर को यूज करना है, ऊपर जाए जहाँ फार्मूला बना रहा था, फॉर्मूले में एक फिगर मिसिंग रह गई थी तो उसके लिए हमने वर्किंग नंबर 1 कर ली है। तो फिगर प्लेस करें 1674,600। जी दईब साहब आपकी फिगर ठीक नहीं है, 1924 किसी अच्छा ऊपर बता रहे हैं, ठीक है ठीक है ऊपर ठीक है, यहाँ नेक्स्ट का ठीक है, यहाँ तक 1674,600 आप लोग उसे सॉल्व करें, रेट निकालना 1674,600 कैलकुलेट कर लीजिए, रेट आ जाएगा अपने अगर प्लीज। रेट बट आपका पॉइंट्स में आ रहा होगा, तो रेट अगर कभी पॉइंट्स में आ रहा हो तो काइंडली उसे बस पॉइंट्स में 2 डिजिट्स तक जाके राउंड ऑफ कर देना, मींस इसे 212.88 शायद होता है, 212 अगर रेट कभी पॉइंट्स में आ रहा हो तो मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ करके लिखें। तो मेरा ख्याल है 8 के बाद 3 समथिंग है, तो उसे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। तो 212.88 is rate per unit, एवरेज रेट पर यूनिट, याद रहेगा प्लीज। वैसे बट डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है, पूरा रेट नहीं हम लिख सकते और ना इसकी जरूरत है, रेट को प्लीज 2 डिजिट्स पे मैक्सिमम राउंड ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप बताएं, रेट अगर आ गया तो रेट जब आ रही है इसका क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करो, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं 5,000 यूनिट्स, लास्ट लाइन पॉइंट नंबर 4, फाइनल स्टेप ले हेडिंग बनाए क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब रेट आ जाएगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक which are 5,000 in this case multiplied by 212.88, फाइनल आंसर सॉल्व करें। एक मिनट तक करना सर, तो वेटेड एवरेज मेथड में पहले आपने रेट फाइंड आउट करना है और फिर आपने उस रेट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेना। जी आंसर निकाल लिया आप लोगों ने? अच्छा आंसर बड़ा एक छोटा सा इशू है, वो जरा प्लीज सही समझ के खत्म कीजिएगा बात। आंसर आपका आ रहा होगा 1064400, कुछ लोगों का आ रहा होगा और कुछ लोगों का 416 या 417 आ रहा होगा, तो कोई इशू नहीं है, क्यों आ रहा है ये प्लीज मेरे से दोबारा समझ, कैलकुलेटर पे सब लोग जीरो कर लेना। अगर आप 5,000 को राउंडेड रेट से मल्टीप्लाई करें
212.88 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू दबा देंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो मैंने लिखा। लेकिन अगर आप वो रेट लेंगे जो पूरा आया था राउंड ऑफ किए बगैर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जरा एक सेकंड दोबारा जरा रेट कैलकुलेट करें, ऊपर वाला जो रेट आया दोबारा फार्मूले के फिगर्स लेके 8,80,000। ये प्लीज सही क्लियर कर लीजिएगा, ऐसे छोटी छोटी बातें पे डिस्टर्ब करती है बाद में। 4,000 यूनिट्स 8,80,000 प्लस डिवाइड बाय 12,000। असल में रेट आ रहा था 212.88 भाई 3 चल रहा था। तो अगर आप पूरा रेट लेंगे ना विदाउट राउंडिंग ऑफ पूरा रेट, अब इस रेट को एज इट इज 5,000 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप राउंड ऑफ किए बगैर रेट को यूज करके फिगर निकालेंगे तो 17 रुपीज के एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो 17 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो 17 रुपीज इन सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है। एग्जाम में अगर आपने राउंड ऑफ कर लिया है तो फिर मेरी सजेशन ये है कि राउंडेड रेट ही को यूज करें। लेकिन मेरी इस बात का ये मतलब नहीं है कि 417 गलत है। 417 और 400 क्यों डिफरेंस आ रहा है? राउंड ऑफ कर लेंगे तो रेट राउंड ऑफ होने के बाद थोड़ा सा रुपीस का फर्क आ जाएगा। अब किया ये कीजिएगा कि रेट को 2 डिजिट को राउंड ऑफ कर लें और फिर कैंडी उसी के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा काटने की जरूरत नहीं है 16 को काट के 00। नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस क्या बना लें कि जो रेट राउंड ऑफ हो गया है उसकी बेस पे वर्किंग करें। प्लीज क्लियर हो गया? तो 16 और 17 17 रुपीज का डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ आ रहा है। एग्जाम में प्लीज राउंडिंग ऑफ करनी है वरना टाइम वेस्टिंग है। हम पूरा रेट नहीं लिख सकते और ना फिर उसके बेस पे वर्किंग कर सकते। हमें क्या करना है, प्लीज राउंड ऑफ करें और फिर जो राउंड ऑफ करके रेट आया उसकी बेस पे वर्किंग। ये कोई कंफ्यूजन रह गई तो भी वैसे राउंडिंग ऑफ किए पहले तो ये हो गया पहले केएम वगैरह में रोज करते हो तो राउंड ऑफ करना है प्लीज जी। एनी अदर कंफ्यूजन? अब जरा रिक्वायरमेंट देखें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस मेथड से हो गया, इस मेथड से रह गया, बी लिखे वैल्यूएशन ऑफ या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स by using FIFO, first in first out. Ready? Same question by using FIFO formula. बेटा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो होती ही फैक्ट्री में। प्लांट एंड मशीनरी का मकसद क्या है? गुड्स को बनाना। तो ये अंडरस्टूड बात है कि मशीनरी फैक्ट्रीज में ही होती है। ठीक है, मशीनरीज हेड ऑफिस में नहीं फैक्ट्रीज में होती है गुड्स बनाने के लिए। तो दैट इज अंडरस्टूड के प्लांट एंड मशीनरी से गुड्स न बने। ठीक है जी सर, ये फाइफो से अगर आपने वर्किंग करनी हो तो फिगर्स हमने सारी सॉल्व करनी नहीं है वेटेड एवरेज में। करना सिर्फ आपने ये कि चंद फिगर्स को जरा अरेंज करवा देना। तो पहले काइंडली जरा एक छोटा सा मैंने टेबल बनाना और जो फिगर्स आपसे पूछूंगा वो जरा लिखवानी है। उन्होंने जरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बताई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी यूनिट्स बताएं 4,000। उन 4,000 यूनिट्स की अमाउंट बताएं। 220 पर यूनिट है तो अमाउंट के एंगल सॉल्व हुआ है फिगर्स। 8,80,000 उनकी अमाउंट है। अब बाद में लिखिएगा, पहले मैं एक अरेंजमेंट कर रहा हूँ डाटा का, वो जरा कर लेना जल्दी। मिल गई फिगर्स? देन आपने नेक्स्ट मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ के बताने। और सभी ढूंढने यार, क्या हो गया यार, कमाल हो गई है। कहाँ से ढूंढने? यही ढूंढने इसी सवाल में से ढूंढने। क्या डाटा बदल जाएगा सर सवाल में? सिर्फ बेटा प्रिंसिपल डिफरेंट अप्लाई हो रहा है, डाटा वही है। आपको ये पता है इन 8,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है? इन 8,000 यूनिट्स को जो मैन्युफैक्चर हमने किया है इनकी कॉस्ट क्या आई है, किसी को पता है? ढूंढे 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 ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है उसमें क्या निकला? तो जो 8,000 यूनिट्स बने हैं उन्हीं की कॉस्ट है। क्या ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट आएगी? तो 1,674,600 क्लियर है प्लीज? 8,000 यूनिट्स जब मैन्युफैक्चर हुए उन्हीं की कॉस्ट हमने फाइंड आउट की थी। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की यूनिट्स ढूंढे।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स की अमाउंट बताएं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स ऑफ 5000 है, इनकी अमाउंट बताएं। बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ये बेटा जो अमाउंट बता रहे हैं ये तो कैलकुलेट हुई है वेटेड एवरेज से। अब हम किस मेथड से कैलकुलेट करने लगे हैं? फाइफो से। तो अभी नहीं 5000 यूनिट्स की हमें वैल्यू फाइफो से फाइंड आउट करनी, तो वेटेड एवरेज वाली नहीं लिख देनी इसके सामने। अभी नहीं 5000 यूनिट्स की वैल्यू बाय यूजिंग फाइफो कैलकुलेट होनी है, तो इस वक्त इसकी अमाउंट अकॉर्डिंग टू फाइफो हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ से जो मैंने यूनिट्स लिखे हैं, इस कॉलम को जरा काइंडली एक दफा गौर से देखना। पीरियड के स्टार्ट पे कितने यूनिट्स है हमारे पास? 4000। फर्दर कितने बने? टोटल कितने हो गए होंगे? 12,000 यूनिट्स टोटल हो गए होंगे। पीरियड एंड पे हमारे पास 5000 यूनिट्स बस बच गए। ओपनिंग 4000, प्रोडक्शन 8000, टोटल 12,000 यूनिट्स हो गए, जिसमें से बच कितने गए हैं? तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना रहा। अगर 12,000 अवेलेबल थे और 5000 बच गए हैं तो कितने यूनिट सेल हो गए होंगे? तो यहाँ से क्या निकाला जा सकता है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे? यूनिट सोल्ड ढूंढे जा सकते हैं। यूनिट सोल्ड ढूंढने की वजह क्या है फाइफो मेथड में? क्योंकि हमने यही डिसाइड करना होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कि कौन से यूनिट सेल हो गए हैं, और फिर जो यूनिट सेल नहीं हुए होंगे वही हमारे स्टॉक में बचे हुए होंगे। लेकिन ये 7000 की वर्किंग बहरहाल समझ आ गई कैसे की मैंने वर्किंग? व्हाट वर ओपनिंग यूनिट्स? 4000। कितने और बनाए? टोटल अवेलेबल हो गए 12,000। रिमेनिंग कितने रह गए हैं? तो कितने यूनिट्स वुड हैव बीन सोल्ड? 7000 यूनिट्स वुड हैव बीन सोल्ड। बाकी इनकी अमाउंट्स कैसे पूरी करनी है मैं करता हूँ, यहाँ तक लिखा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आएगी पूरी वर्किंग? ये डेप्रिसिएशन वाला बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया। जी नोट कर दें। फाइफो से अगर कभी भी हम वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम ढूंढा करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। उसकी वजह नेक्स्ट में, अगर 7000 यूनिट सेल हुए हैं तो नेक्स्ट अब हमें डिसाइड ये करना है कि ये कौन से यूनिट्स हैं जो सेल हुए हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? जो यूनिट्स पहले बने होंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो सेल होंगे। तो 7000 को सामने रखें और बताएं सबसे पहले कौन से यूनिट सेल हुए होंगे? ऊपरी वाले सेल हुए होंगे। सबसे पहले तो वो बने थे पिछले पीरियड में। तो 7000 यूनिट्स का ब्रेकअप फिर क्या बन रहा है? ओपनिंग वाले 4000 सारे सेल हो गए होंगे, लेकिन 7000 में फर्दर रिमेनिंग 3000 यूनिट्स कहाँ से सेल हुए होंगे? 8000 यूनिट्स से 3000 यूनिट्स और सेल हो गए होंगे। टोटल 7000 तो पूरे हो गए, लेकिन 8000 में से रिमेनिंग जो 5000 है वो फिर कहाँ पड़े होंगे? वही फिर स्टॉक में पड़े होंगे। स्टॉक में पड़े कितने? तो दोबारा एक दफा, व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड? 7000। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई हो रहा है। पहले कौन से यूनिट सेल हो गए होंगे? ओपनिंग वाले 4000 पूरे सेल होने के बावजूद 3000 और सेल हुए। कहाँ से सेल हुए होंगे? 8000 में से 3000 सेल होने के बाद रिमेनिंग कितने बचे होंगे? तो क्या ये हमारा 5000 का स्टॉक, 5000 यूनिट्स का स्टॉक अकॉर्डिंग टू फाइफो प्रोडक्शन के यूनिट्स में से बचा है? क्या ओपनिंग स्टॉक के सारे यूनिट सेल हो गए होंगे? तो हमारा स्टॉक कहाँ से बचा है? प्रोड्यूस यूनिट से अगर बचा है तो क्या हम प्रोडक्शन के यूनिट से अब 5000 यूनिट्स की वर्किंग कर सकते हैं? कैसे बड़ा कर सकते हैं? पहले जरा रफ सी वर्किंग कैलकुलेटर पे कर रहे हैं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखें कितनी है 1674600। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, डिवाइड बाय 8000 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 5000 यूनिट्स करने से FIFO के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। अब ये जो आप वर्किंग कर रहे हैं, नहीं फिगर इज नॉट इम्पोर्टेंट, अब ये जो वर्किंग आप कर रहे हैं इसमें आप ओपनिंग क्यों नहीं ले रहे? वेटेड एवरेज में ये डिसीजन लेना जरूरी नहीं है कि यूनिट्स कहाँ से सेल हो, वो तो बस एक एवरेज रेट लें और इसी रेट को यूज करना है। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने डिसाइड ये करना है यूनिट्स बचे कहाँ से, और फिर जहां से बचे वहां से रेट कैलकुलेट करें और उस रेट की बेस पे अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर क्या करें, 1674600 डिवाइड बाय 8000 पर यूनिट कॉस्ट आई मल्टीप्लाइड बाय 5000, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। लिखें नेक्स्ट लाइन, कर लें नहीं, मतलब लिख लें, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से फॉलो किए। 1674600 divided by 8000, एक आंसर बता दें जरा पर यूनिट का। अब इसको सही राउंड अप करें, 209.33। ऑब्वियसली ये कुछ जरूरी नहीं कि पहले रेट लिखें फिर मल्टीप्लाई अलग करें, इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन ये काइंडली राउंडिंग ऑफ का मसला भी आज हल करें। ये सही राउंड अप करवा दिया आपने 209.33। ये मिस्टर काशिफ, अब ये सही राउंड है, ये तो 8 बनता है। 209.33 डन है सर। अब इस रेट का क्या करें, 5000 इंटू 209.33। वंस अगेन अब राउंड ऑफ अगर पूरा किया होगा, अगर पूरी एज इट इज फिगर लिखी है थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ जाएगा, और अगर राउंड करके रेट देंगे तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो कोई टेंशन नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं, एग्जामिनर को भी नहीं है और काइंडली आपको भी नहीं होनी चाहिए। इन चीजों के एग्जाम में कोई नंबर नहीं, हमेशा राउंडिंग ऑफ करनी है आपने, हाँ वो लॉजिकली करनी है। तो फाइनल कोई आंसर अगर बता दो जी सर, लास्ट फाइनल बता दो, लास्ट टाइम में बड़ा आप ही 1046 104665 ठीक है। 25 और 50 में 25 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आने दे, एक ही बात है। मैं काट के लिखूं या आप काट के लिखें, आप भी वही लिख रहे हैं, मुझे भी यही लिखा है, वी आर टॉकिंग सेम आइडियली। लेकिन काइंडली अब क्या करें, अब इस चीज को भी साइंस ना ही बनाए, रेट अगर राउंड ऑफ कर दिया है तो काइंडली उसी राउंडेड रेट की बेस पे वर्किंग करें, एग्जामिनर को भी ना पसंद, ठीक है। मेन प्रिंसिपल क्या है FIFO का, ये फाइनल करें। फर्स्ट स्टेप पे नहीं, वो तो बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO ये तो सारा दिन बोलते रहेंगे। इसे अप्लाई कैसे किया मैंने, मैं यूनिट सोल्ड ढूंढे, सबसे पहले मैंने ये डाटा अरेंज करके यूनिट सोल्ड ढूंढे हैं। फिर यूनिट सोल्ड का क्या मैंने किया, ये डिसीजन लिए कहां से सेल हुए होंगे, और फिर जहां से अनसोल्ड यूनिट्स बचे हैं वहां से फिर मैंने रेट लेके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर दिया। तो प्लीज रिपीट कर लें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना। नंबर 2, उन यूनिट सोल्ड का डिसीजन लेने कहां से सेल हुए, तो जहां जहां से सेल हुए वो ठीक है। अनसोल्ड जहां से पड़े वहां से रेट कैलकुलेट करें और फिर उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइनल कर लें। एक नजर रिवाइज कर लें जो बातें हुई हैं, वेटेड एवरेज भी देख लें, FIFO भी देख लें, किसी जगह अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो बताओ। इंडिविजुअली अपने रजिस्टर में प्लीज रिवाइज करें, देख के और किया करें, फ्रेंड एक एक नजर दोबारा देखा करें। साथ वाले को बाद में बेटा देख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा का वैसे ही लग रहा है जैसे शुरू में था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में उसने अनसोल्ड का ही मांगा था, यहाँ का पान होगी सर, ये होना ही होना था जब आप आज पहले दिन आए, ना करें खुदा के लिए। ये पिछला काइंडली कवर कीजिएगा थोड़ा प्लीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको फाइनल करें आज, और कल से प्लीज
इन्हीं हजरात के साथ मिल जाना, ठीक है। जो आपने बात की वो मैं भी करता हूँ वैसे आगे, लेकिन उसने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मांगा ही क्या, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अनसोल्ड होते हैं या सोल्ड होते हैं? अनसोल्ड किसने कॉस्ट कर? एनी अदर कंफ्यूजन? जी जी सर जी, ओपनिंग स्टॉक ले तो लिए फार्मूले में, क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स बचे हैं उनकी वर्किंग करनी है हमने 31 अगस्त को, ये 31 जुलाई पर स्टॉक पड़ा हुआ और उसका तो रेट उसने ऑलरेडी दे दिया। जो स्टॉक पड़ा हुआ पिछले महीने के एंड पे उसकी तो इन्फॉर्मेशन उसने वैसे दे दी है। हमसे ये रिक्वायर्ड है कि हम अगस्त के एंड पे वर्किंग करें। तो जो अगस्त के एंड पे स्टॉक के यूनिट्स पड़े होंगे वो अगस्त में बनाए होंगे या अगस्त से पहले बनाए होंगे। तो जो अगस्त में बनाए होंगे उनसे बचे होंगे। सबसे पहले तो हमने पिछले वाले 4000 बेच दिए होंगे। 7000 अगर बिका है तो सबसे पहले आपने कौन से यूनिट्स बेचे हैं? वो 4000 यूनिट्स तो बिक गए होंगे। तो अब स्टॉक में कहाँ से यूनिट्स पड़े होंगे? जो आपने इस महीने बनाए होंगे। लेकिन प्रोड्यूस क्योंकि 8000 है और बचे 5000 है तो 3000 इसमें से भी बिके होंगे। तो अनसोल्ड कहाँ से बचे? इस महीने की प्रोडक्शन से, तो वहीं से रेट निकाल। जी यानी जी सॉरी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में सिर्फ 5 होगा गया तो हम सिर्फ 5 से कर लेंगे। सर का माल होगी सर की माल होगी। जी सर, चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं है सर। एक सेकंड बोर्ड पे देखें। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ना सर मेरे से इस तरह का सवाल का जवाब मेरा बनता। अगर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ फाइफो से करना होता तो क्या बेटा ये ओपनिंग यूनिट्स आपको सवाल में मिल रहे हैं? 8,80,000 सवाल में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 220 से मल्टीप्लाई करके आया 8,000 यूनिट सवाल में मिल रहे हैं और 1,674,600 क्वेश्चन में अगर नहीं होता, नहीं है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बेटा बनाते ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हमें यहाँ भी बनानी पड़नी थी। अगर ये हमने वेटेड एवरेज से वर्किंग ना की होती तो 1,674,600 हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट से निकाल देते। बाकी डाटा तो अवेलेबल है। तो अब क्योंकि पहले वर्किंग हो गई है वेटेड एवरेज में, तो डेफिनेटली इट इज टाइम वेस्टिंग कि हम दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें। आपके पास नोट्स में पेज नंबर 6 होगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मेरे साथ रहिएगा। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स के नाम से। होल्ड ऑन सर जी, होल्ड ऑन। इसकी तरह 1 मिनट रिक्वायरमेंट पड़े थे। कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 19। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वर्ड से कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप? सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात होगी। मेरी तरफ देख के जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बोल दो। फर्स्ट लाइन जरा दोबारा पढ़ने, लिखा हुआ है ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस ध्यान में रख के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बोला है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू इंशाल्लाह आंसर। तो ये तीन फिगर्स ढूंढनी हमने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, आइए फर्स्ट लाइन सब शुरू करें। The following costs were incurred in the month of June. Once again monthly data है और इस केस में अब month of June हो गया। डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट रख के पड़े, डेप्रिसिएशन एंड प्लांट मशीनरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इंडायरेक्ट लेबर, indirect material, raw material consumed, sorry, raw material purchases, selling cost,
अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर एडमिन ओवरहेड्स। ये नो का मीनिंग वैसे क्या है? नो का मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस नहीं है, नो का मीनिंग है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं है, तो अपने लॉस में, मतलब नो भी क्लियर होना चाहिए, बीच में नो होता जा रहा है। और यस मीन्स है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, on 1st June 2019, stock of finished goods consisted of 1350 units valued at rupees 1640 per unit, while stock of raw material was valued at 1490000. Opening stock of raw material or opening stock of finished goods information. Number 2, 5200 units of finished goods were produced during June 2019 production. There was no work in process at the end of the month, whereas work in progress at 1st June was valued at 2,08,000. Opening work in process अभी इस केस में है, क्लोजिंग अगर नहीं है तो ओपनिंग ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग ऑब्वियसली नहीं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30th June, closing stock of raw material at 9,70,000. 1,500 units of finished goods were available in stock as on 30th June 2019. Opening stock या closing stock? Closing stock के 1,500 units of finished goods है. And finally, cost of finished goods is determined using FIFO method. अब definitely यहाँ आपको weighted average से solve नहीं करना. FIFO method अगर एग्जामिनर ने कहा तो आपको सिर्फ FIFO से ही वर्किंग करनी है, ठीक है? तो फाइंड आउट क्या करना? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आए बिस्मिल्लाह पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से क्या हुआ? ये बिजनेस नेम ट्यूजडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ June 2019. जी सबसे पहले क्या ढूंढवाएंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इकट्ठे हो गए सारे? कहाँ है? कोई डाटा ढूंढे नहीं? मतलब ये कोई हैफेजेड नहीं है कि बस आप अचानक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आप बनाना शुरू कर दें, उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। एक सीक्वेंस में चले, ओपनिंग चाहिए पहले वो ढूंढे, नहीं मिलेगा फिर उसको तलाश मतलब वर्किंग करनी पड़े तो करें, और अगर अवेलेबल है तो पहले वो लिखें। ढूंढने की ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है सर जी? है सर? कहाँ है? पॉइंट नंबर 1 पढ़े, कितने यूनिट्स हैं? 1350 यूनिट्स, कितने रुपए के हैं? पर यूनिट 1640 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह अमाउंट आ जाएगी। लिखें 1350 मल्टीप्लाइड बाय 1640 पर यूनिट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल गई फिगर्स? आंसर बताएं। 221400। जी नेक्स्ट क्या करें? प्लस इसमें क्या होना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग तो नहीं करनी पड़ेगी, तो वर्किंग 1 का रेफरेंस लिखें
और नीचे 3 या 4 लाइनें छोड़ दे क्लोजिंग स्टॉक और वर्किंग अर्निंग, तो 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग नंबर 1 दोबारा बनाए, फाइनल कर दे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को दोबारा बना। एक तो दोबारा कर ली इंडिविजुअली बनाया। ये कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी फाइनल करा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फाइनल आंसर बताइएगा। क्या आंसर है? 9048 सर कंप्लीट है आगे। हाँ ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं करना। ठीक है, ये ठीक है, स्टेटमेंट कंप्लीट कर।
हाँ ठीक है, नहीं 3-2 नहीं, नहीं ठीक है, क्या आंसर है? नहीं फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। अब एक लास्ट कैलकुलेशन है क्या, ओपनिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करके क्लोजिंग माइनस करना, 9048, ठीक है, 904800, सही है, लेकिन आगे कंप्लीट करो, अब क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आप कैसे निकालोगे? तो करो जरा अप्लाई, अभी किया थोड़ी देर पहले, सोचो सचिन, सोचना शुरू करो। ये 9048 ठीक है, 904800, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर 904800 आ गई तो आगे सोचो। फिनिशिंग टाइम थे क्या, क्या सर, क्या वो मैं लिख देता हूँ, ये आप जरा चेक करने, फिगर यही है 9048, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में करो, कोई नहीं, देख लें कोई प्लस माइनस में गलती ना होगी, चले वो होगा तो वो लिख लेते हैं, ठीक है सर 8652 ही होगा, लेकिन जरा दोबारा चेक करना। ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, ये मुझे लगता है आप लोगों ने माइनस कर दी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, क्लोजिंग 0 है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में प्लस होगा, तो देख लें मेरे ख्याल है, वरना तो ठीक होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 8840, हाँ, तो इसमें अगर प्लस होगा ना अपनी स्टॉक, तो 9048, वो तो क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स की तो आपको फिगर निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, FIFO से, इसीलिए तो बताया जो वर्किंग अभी की है, थोड़ी देर पहले FIFO का जिसका सर पैटर्न बनाया है, उसी तरह से ये थोड़ा सा जो मैंने अभी बताया एनकैप में टेबल बनाया करके देखा ना, ये ठीक है, ठीक है, 261 कंप्लीट करें सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आना, हाँ सर क्या आंसर आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल सबकी 9048 तो सब 8 समथिंग बोले तब क्लियर हो गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुंचे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत स्लो जा रहे हैं, लंच टाइम में कहीं लंच तो नहीं हो रहा साथ साथ, या सिर्फ लंच ही हो रहा है, क्लास ऑन हुई भी और गेम ऑन है, बल्कि लंच के बाद कैलुला का टाइम भी है, सब कुछ क्लास में तो नहीं हो रहा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उससे से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, किस चीज को, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ गए, ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, इनकी अमाउंट फाइंड आउट करनी FIFO से, तो ये वाली वर्किंग भी करें अभी की है, सोल्ड यूनिट्स निकालें और डिसीजन लें कहाँ से यूनिट्स बचे होंगे, जब एक चीज रिपीट हो रही है तो फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए,
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। सर अलहदा से उसने मांगी तो नहीं है, लेकिन हमें वर्किंग करनी पड़ेगी तभी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। हमारे पास फिगर आएगी तो वर्किंग कर सकेंगे। 2610 ठीक है सर, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 9048 सबका फाइनल है। चलिए बाकी भी घर से रखते हैं, मैं कल फिर इसको डिस्कस करूंगा पूरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आना है अपना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग भी जरा एनकेएल रिवाइज करके कंप्लीट कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेते हैं। कोई गलती रहेगी बहुत ज्यादा काम नहीं है घर के लिए, लेकिन आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। कोई नहीं बेटा, आ गया बस आंसर 8652 समथिंग 2610 है क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सही तरह आप कंप्लीट करें आराम से, मतलब जल्दबाजी में गलतियां ना करें, रिवाइज करके दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा कॉस्ट ऑफ सेल आपकी ठीक नहीं है नुमान, दोबारा से वर्किंग कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। कल फिगर्स लिखूंगा फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 865 ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? अल्लाह